कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं निहायत नानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। और इस जर्नी में मैं लेकर आई हूँ आज जबलपुर के अंचल सोनकर जी, जो अपनी पूरी कहानी हमारे साथ शेयर करेंगे। कैसे वो इस मुकाम तक पहुँचे और उनके जीवन में और क्या कठिनाइयाँ आई और कैसे उन लोगों को जवाब दिया जो इनके रुकावटें बनकर खड़े हुए, और आज की जनरेशन को वो क्या सीख देना चाह रहे हैं अपने जीवन से, वो सारी चीज़ें आज हम अपने YouTube चैनल पर शेयर करेंगे। तो मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ श्री अंचल सोनकर जी। सर, आपका इंट्रोडक्शन प्रॉपर आप अपने तरीके से दे सकते हैं। देखिए, मैं शुरू से बचपन से ही मैं आरएस से जुड़ा रहा और रुचि रही। मैं हिंदू हूँ और हिंदू की बात करता हूँ। आरएस से जुड़ा रहा। आरएस से मैं कई साल तक आज भी आरएस का काम करता हूँ। और उसमें उसके बाद फिर हमें 85 में हमें बीजेपी की टिकट मिली विधानसभा की। जी सर। उस वक़्त कोई ऐसा नहीं था कि चुनाव जीतें, पर पार्टी ने टिकट दिया। पार्टी ने बहुत सपोर्ट किया, कार्यकर्ताओं ने सपोर्ट किया और वो चुनाव पहला मैं हारा। अच्छा जबलपुर से। जी। उसके बाद 89-90 में यहाँ समझौते में टिकट गई जनता दल को, तो मेरे को गोटे गांव भेजा गया। तो 6 महीने पहले गोटे गांव से बता दिया कि आप गोटे गांव चुनाव लड़ेंगे। तो पार्टी को मैंने निवेदन किया कि आप रहने दीजिएगा, मैं लड़ लिया चुनाव। पार्टी ने कहा नहीं, ये आदेश है पार्टी का। अब पार्टी का आदेश तो मैं शुरू से मानते आया हूँ, आगे भी मानता हूँ और आगे भी मानूंगा। तो वहाँ से चुनाव में लड़ाया गया और धर्म के लोग 85,000 थे और दूसरे धर्म के और 11,000 थे। तो 96,000 का मुकाबला हम कैसे करें, वो मेरी 2 बार से मेरी हार हो रही है। पर जनता ने हमें बहुत सहयोग किया और हमें हर चीज़ में सहयोग किया। और जनता का जो मत था, जो हिंदू धर्म में आते हैं, उनका मत हमें बाकायदा मिला। और आज भी जनता मेरे को लाइक करती है, क्योंकि मैं जनता से सीधा जुड़ा हूँ। हम इन्हें देखते कि मैं छोटा हूँ, बड़ा हूँ, कोई हमसे बड़ा है, हम बड़े हैं तो उनका आशीर्वाद देता हूँ, छोटा तो उनसे प्यार करता हूँ। इसलिए क्योंकि ये जो हमारा आज का जो हमारी लाइफ है, जो यहाँ तक पहुँची, इस मुकाम तक पहुँची, एक तो पार्टी के संगठन से पहुँचे हैं, दूसरी बात हमारे जो कार्यकर्ता थे, जनता थे, जनता है, और जनता के विश्वास से मैं आगे पहुँचा हूँ और 5 बार चुनाव लड़ा हूँ और जनता का बाकायदा मैं सेवा करते आया हूँ। और आज भी मैं चुनाव हारा तो क्या हुआ हूँ, पर आज हमारी पार्टी सरकार में है। हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं वो पूरे मध्य प्रदेश में। देखिए, इतना काम कभी नहीं हुआ रहा जितना भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हमारे कर रहे हैं। बहुत सी योजना निकालें, अब योजना गिनाएंगे तो योजना हमारी बहुत है। जैसे ये कुछ बता देते हैं, लाडली लच्छी बहनों का, जी जी जी, वो कभी योजना कभी निकली नहीं। हमारे शिवराज सिंह चौहान उसको निकाल दी। उसके बाद फॉलो किए हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री हैं। जी सर। उन्हें बड़े जब भी 11.5 बार, अब 1500 हो गया है हमारी बहनों के लिए। और बहन भी हमारी जो हैं बहुत सहयोग करती हैं पार्टी के लिए। और पार्टी के लिए क्या, उनको चाहिए कि जो पार्टी काम करेगा हम उसके लिए काम करेंगे। तो आज देखिए हमारे जो लोग हैं, जनता है पूरे मध्य प्रदेश की, आज भारतीय जनता पार्टी को लाइक कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी। मुख्य प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं इस हिंदुस्तान का। इसके पहले अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस से जाते रहे तो वो बोला जाता रहा कि आ गए भारतवर्ष के प्रधानमंत्री भीख मांगने, कटोरे के भीख मांगने। और आज स्थिति ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को, 1 बार नहीं 10 बार बुलाया जाता है विदेशों में, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे कनाडा, चाहे कोई और भी विदेश जितने भी हो, ऑस्ट्रेलिया कोई भी हो, 10 बार बुलाया जाता है कि आइएगा, आपसे कुछ मत लेना है, आपसे कुछ विचार करना है। उसके बाद बुलाते हैं तो अब हमारे पीएम बोलते हैं कि हम समय निकाल के आप बस ज़रूर आऊँगा। आज जो हमारा भारतवर्ष सबसे आगे है, पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे हमारे भारतवर्ष, इसलिए कि हमारे नरेंद्र मोदी जी सिर्फ देश की लड़ते हैं, अपने लिए नहीं लड़ते, गरीब जनता के लिए लड़ते हैं। आज देखिए आवास योजना जो बन रही है, 2.5-3 लाख रुपए दे रहे हैं, लाडली बहनों को बताया आपको, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं और वो चालू किए हैं
तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि हम सभी जनता को बोलना चाहता हूँ, अपने युवा साथियों को बोलना चाहता हूँ, और जो 18 साल के लोग जुड़ने वाले हैं उनके साथ में बोलना चाहता हूँ, उनको बोलना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि ये हिंदुस्तान है, हमें हिंदू की बात करना चाहिए। आज देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ बांध की बेरहमी से मारा जा रहा है। आज आगे पाकिस्तान में क्या हुआ, जब देश आज़ाद हुआ रहा पाकिस्तान में यही हाल रहा, पूरे हिंदू प्लान करके 23% है, आज 1% पाकिस्तान में बचा है। यही हाल आज बांग्लादेश का हो गया, खाते अपने देश का है, बजाते पाकिस्तान और बांग्लादेश का है। आज बांग्लादेश में भी आज देखिए, आज हिंदुओं के साथ बहुत गंभीर मामला है, बांध मारा जाता है, गोली मार दी जाती है, उनको बहन बेटों को उठा रहे हैं। ये हमारे आज जब से हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, आज हिंदुओं के लिए और पूरे देश के लिए लड़ते हैं कि चाहे कहीं भी कोई ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, और चाहे कहीं भी अगर कोई मारा जाता है, वहाँ पे अपना छात्र पढ़ने जाते हैं तो उनके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री लड़ते हैं। अब बोलते हैं कि हमारे देश के लिए जो है ये हिंदुस्तान है। अब हिंदुस्तान किसी से दबने वाला नहीं है। पहले ये था कि अपने हिंदुस्तान को लोग, विदेश के लोग जो थे अमेरिका वगैरह दबाते थे। अमेरिका तो सीधा सीधा गुंडागर्दी करता था वो, और सबको ऊपर राज करता था। जब से इस देश से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, आप देखिएगा उनको बुलाया जाता है विचार करने के लिए। कोई संकट विदेशों में आता है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी को बुलाया जाता है कि इसका आप कोई मामला हल निकालिएगा, और वो हल निकाल के आते हैं, और समझौता भी होता है, किसी अपने व्यापार में क्षेत्र में भी समझौता है, और आपके औजार में जो आपके तोप मोपे हवाई जहाज वगैरह सबका सब समझौता है। आज हमारे इस देश भारतीय जनता पार्टी है, आज हमारा ये देश भारतवर्ष जो हिंदू राज कहे जाने वाले हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री यही चाहते हैं कि हम बहुत काम करें, इस देश को ऐसा बना दें कि इस देश में हर आदमी, कोई गरीब न रहे, कोई छोटा न रहे, सब एक समान रहें, सबके लिए घर होना चाहिए, सबके लिए रोजगार होना चाहिए, और सबके लिए काम काज होना चाहिए। इस देश में कोई ना छोटा, कोई नहीं बड़ा। और युवा साथियों से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप सोचें और समझें, आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे यहाँ पे, जब पाकिस्तान यहाँ पे बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ मारपीट होती है, गोली मारी जाती है, बांध के मारा जाता है, राडों से मारा जाता है, उनकी आंखें निकाली जाती हैं, तो अपने भाइयों, हिंदू भाइयों से ही बोलेंगे, और अपने यहाँ पे युवा साथियों से बोलेंगे कि आप जो आज यहाँ पे पाकिस्तान में जो होता है और जो हमारे बांग्लादेश में हो रहा है, उसको आप देखें, सोचें, विचार करें। हमें भी कट्टरपंथी लाना चाहिए इस देश। पंजाब के, हरियाणा के जो यहाँ के लोग थे, उनने फिर आगे कहा कि हम गर्दन काटने के बदले गर्दन काट से ही लेंगे। जब यहाँ से पंजाब से, हरियाणा से, यहाँ से जो हमारे सरदार भाई जब आगे आए, और वहाँ पे जब इन्हें ऐसा किया, ट्रेनों में इन्हें काट के भेजना चालू किया, तब कहीं का पाकिस्तान माना है, और जब से वहाँ से हमारे हिंदू भाइयों को गर्दन काटना बंद किए। वहाँ पे तो ये हुआ रहा, हमारे हिंदू भाइयों का, हमारी बहन बेटियों के साथ, उनके पिताजी खड़े, उनके भाई खड़े, उनके साथ जिना होता रहा, उनके साथ बलात्कार होता रहा, उनके साथ उनको हाथ पैर को क्या, तुम जाओ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी लड़की, तुम्हारी औरत यहीं रहेगी। ये हुआ रहा। तो इसलिए मैं सबसे हिंदू भाइयों से बोलना चाहता हूँ कि हम तो कट्टर हूँ और कट्टर रहूँगा जब तक मैं जिंदा रहूँगा। और सभी हिंदू भाइयों से बोलना चाहता हूँ, आप कट्टर बनो। जैसे वो कट्टर, दूसरे धर्म के लोग कट्टर हैं, तो आपको भी कट्टर बनना चाहिए, दिखाना चाहिए कि तुम कट्टर तो हम भी कट्टर तुमसे, तुम 19 तो हमको 20 बनना चाहते। और आज इन्हीं कांग्रेस के लोग जो हैं, जो कहीं आतंकवादी को जी लगा कर दिग्विजय सिंह बात करते हैं, कहें नहीं ये तो मौलाना है। अरे मौलाना के गरीबों के रूप में ये लोग आतंकवादी फैलाते हैं। आपको देखिए कितने आतंकवादी मारे गए, हमारे देश के प्रधानमंत्री घुस के पाकिस्तान में मार के आए। जी। तो इसलिए हम सभी इसको यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप कट्टर बनो, देश की लड़ो, देश के लिए जियो, देश के लिए मरो। यही हमारा निवेदन, प्रार्थना है। भारत माता की।
सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने पूरा अपना परिचय राजनीतिक नज़रिए से देखा है, पर आपकी बहुत सारी फैन फॉलोइंग भी है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी जनता आपको प्यार करती है। उसके लिए आपके जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न मैं खुद भी करना चाहूँगी। पहली चीज़ तो ये कि कुछ ऐसी लाइनें जो आपको परिभाषित करती हूँ, जैसे काफ़ी सारी टैगलाइन्स होती हैं, वो आपके पास कुछ अगर आप बताना चाहें तो। ये देखिए, हम शुरू से तो हम बता दें अपने हमारा कुछ शब्दों में जो आपको बता सके, कुछ ऐसे शब्द जो आपको पूरे जीवन परिचय को हमारे परिभाषित जीवन कर में, देखो सके। हमारे जीवन में ये आया कि आज तक मैं जो भी काम किया हूँ सब एक नंबर का किया हूँ। जी और शुरू में विधायक भी रहा, तो हम पहले ठेकेदारी करते थे। जी सर। अपने जीवन में जब मैं बड़ा हुआ तो हम ठेकेदारी किया, ठेकेदारी के बाद में बिल्डर से काम किया। आज मैं बिल्डर से काम करता हूँ। हमारा तिलहरी में बहुत बड़ा काम, हमारा कोहली जी का बड़ा काम चल रहा है। जी सर। मैं कभी भी काम किया हूँ तो मैं एक नंबर का काम किया हूँ। अगर जिंदा रहूँगा तो जनता की सेवा करूँगा, और मरते मरते भी जनता की सेवा करूँगा कि जनता मेरी है और हम जनता के हैं। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि मैं जनता के लिए पैदा हुआ हूँ और जनता के लिए काम करूँ। सर आपका राजनीतिक करियर कहाँ से शुरू हुआ, मतलब आप पढ़ाई वगैरह? हाँ, हम फाइनल किए हैं और हमारा करियर ऐसे चालू हुआ कि हम संघ में आरएस में काम करते थे। और जब वहाँ काम करते थे तो हमें पहले विधानसभा टिकट की बात आई कि आपको लड़ना है, तो उस समय मैंने मना किया कि हम नहीं लड़ेंगे, हम आरएस में काम कर रहे हैं, हम आरएस में काम करेंगे। तो मगर वहाँ से ही मेरे को बोला गया कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है। तो बेमन से मैंने चुनाव लड़ा, क्योंकि हमें जितना मज़ा इसमें आता रहा, अच्छा लगता रहा आरएस में, उतना चुनाव लड़ने से मेरे को आनंद नहीं आता। नहीं, मैं देखता रहा चुनाव, छोटा था उसमें, देखता रहा कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, लोग हाथ जोड़ रहे हैं, पूरे पैर पड़ रहे हैं और सब ढोंढ हुआ करते हैं। जी। मैं सब चीज़ों से दूर रहा। आप पर सेवा में विश्वास रखते थे हम कि सेवा विश्वास करते रहे, क्यों? कि जनता हमारी है, ये भाई हमारे हैं, ये दोस्त हमारे हैं, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। तो इसलिए मैंने उससे मना किया रहा, पर पार्टी का आदेश रहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है। 10 चुनाव आज तक चुनाव लड़ते आ रहा, 9 चुनाव हो गए मेरे को। अब पार्टी जो आगे समझे वो करे, मैं तो पार्टी का हूँ, पार्टी का रहूँगा और पार्टी के लिए लड़ता रहूँगा। और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी आज पूरे वर्ल्ड में छाई है। हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री वर्ल्ड में छाए हैं। हमारे प्रधानमंत्री देश के लिए ये समझ लो कि एक वरदान साबित हो रहे हैं हमारे देश के लिए। और हमारे अभी मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी हैं मुख्यमंत्री, वो भी हमारे इस मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जगह जगह कहीं रोडें देखिए, ब्रिज देखिएगा, और बहुत सी अपने विद्यालय देखें, अस्पताल देखें, ये कई जगह बनवा रहे हैं। पर उनको भी मैं बहुत अच्छा मानता हूँ कि वो भी सोचे थे। शुरू में लोग बोलते थे कि अभी क्या काम करेंगे, हमारे इतना अच्छा काम वो कर रहे हैं कि हमें किसी को विश्वास नहीं था। और हम तो कहते हैं भगवान उनको और आगे आगे बढ़ाए, यही हमारा सबसे निवेदन प्रार्थना की। सर आपके घर से आपको शुरुआत में ऐसी, मतलब होता है ना, माँ बाप से हमें कोई ऐसी सीख मिलती है जो हमें आगे अपने जीवन को एक दिशा प्रदान करने के लिए हेल्प करती है, तो आपको ऐसे क्या सोच, ऐसे क्या थॉट्स मिले कि आपने? माँ बाप का मेरे को आशीर्वाद मिला। हम लोग बहुत गरीब थे। जी सर। हम लोग रहते थे बॉम्बे में, हम लोग का यूपी के रहने वाले। अच्छा। हमारे दादा गार्ड थे, वो उनका ट्रांसफ़र हुआ बॉम्बे, तो हम लोग बॉम्बे में जाके बसे। जी सर। हमारी पैदाश, हमारे 2-3 भाइयों की पैदाश यहीं हुई है। जाके वहाँ बसे, उसके बाद बसने के बाद जो हमारे फादर थे उनकी शादी जबलपुर में हो गई। ओके। तो हमारे पिताजी दादा सब लोग जबलपुर आ गए। हमें माँ बाप का, हम लोग बहुत गरीब परिस्थिति के थे। जी सर। और उस समय हमें माँ बाप का आशीर्वाद बहुत था। हम लोग 4 भाई, जैसे 3 भाई हमारे तो लोग पधार गए हैं, मैं सबसे छोटा था, और हमें माँ बाप का आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद मिला। और माँ बाप भी हमें, उनके आशीर्वाद से आज मैं बहुत अच्छे मुकाम में पहुँचा हूँ संता के उससे। और आज भी मैं, हमारा जो काम चलता है माँ बाप के आशीर्वाद से ही मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत लंबा चौड़ा काम है हमारा, और हम आज हमारे 35 साल हो गए ये काम करते हुए मेरे को। और आज भी मैं, अच्छा हुआ कि हम नहीं मालूम था कि आप यहाँ बैठी हैं, तो मैं सीधा सीधा वाले घर से मैं सीधा साइड निकल जाता हूँ।
तो मैंने फिर सोचा चलो एक कोई बैठा ना हो यहाँ आके देख लें। थैंक यू सो मच। तो मैं यहाँ आके देखा तो मालूम पड़ा लड़का बाहर खड़ा है, छोटू का, कि मैडम बैठी हैं आपको इंटरव्यू लेने के लिए। हम चलो ठीक है, इंटरव्यू देंगे। तो अब हम बताएं कि हमें माँ बाप का आशीर्वाद भरपूर मिला, कभी माँ बाप को दुखी नहीं होने देना चाहिए। आज ये युवा लड़के हैं जो आज नशा करते हैं, जी सर, अपराध करते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा खिलाते हैं, खेलते हुए खिलाते भी हैं। जी सर, मैं तो उनसे यही बोलूँगा, 2 नंबर के काम में उतना आपको फायदा नहीं है, जितना 1 नंबर का काम मेहनत से करोगे वो पैसा अपने हक में आता है। सर आजकल स्कूल के बच्चे भी नशे के अरे लत में आजकल आ स्कूल रहे के बच्चे क्या कि आजकल वो स्मोक पीते हैं, चरस पीते हैं, हैं। जी सर, आपके गांजा पीते हैं। जो हॉस्टल के लड़के जो यहाँ आते हैं बाहर से, जी वो सर। देखिएगा सर पढ़ाई इस तो कम। चीज को कैसे जबलपुर से हटाया जाए? कभी आपने इससे सोचा, या आपने जो आपके दोस्त रहे हैं, सहपाठी रहे हैं, कभी आपने इसकी कोई मुहिम या कुछ ऐसा? नहीं, इसकी मुहिम तो जरूर चलाएंगे। जी ये सर, अपने मन में है कि ये मुहिम जरूर चलाएंगे कि नशा बंद होना चाहिए। कि असल छोटे छोटे लड़के और लड़कियां, लड़के तो छोटे, जी लड़कियां, जी जी सर, लड़कियां देखिए दारू की दुकान में दारू लेने जाती हैं। जी सर, आप आज जबलपुर में देखो पान की दुकान में लड़कियां सिगरेट पीते खड़ी रहती हैं। जी सर। ये अच्छी बात नहीं है, नस्ल खराब होगी इसमें। जी सर, स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को मैंने जितना ऑब्जर्व करा है, क्योंकि मैं एजुकेशन लाइन से जुड़ी हुई थी जी पहले। जी, मैं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी, और अच्छा बहुत सारे स्कूल्स में वेबिनार भी किए थे, सेमिनार्स किए। तो उस समय मुझे काफ़ी बच्चों से काउंसलिंग करने का मौका मिला था। तो मुझे पता चला कि बहुत छोटे बच्चे जो स्कूल के हैं वो नशे की लत में आए हुए हैं, और उन्हें इस वजह से, जैसे आपने अभी बोला कि आपके पास आपके माँ बाप का आशीर्वाद था, वो तभी सफल होता है जब बच्चा भी उन संस्कारों को लेकर आगे बढ़े। तो वो चीज़ उनके अंदर है ही नहीं। आज बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर उस तरीके से चिल्लाते हैं, उनकी बातों को ना मानना, सही रास्ते पर ना चलना, सबसे बड़ा एक कारण ये नशा ही है। देखिए क्या है, हम मध्य प्रदेश में कहीं भी रहें, अगर हॉस्टल में यहाँ पे जैसे होम साइंस कॉलेज है, आर्ट्स कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, जी सर, बहुत से कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, जी तो माँ बाप क्या सोच के भेजते हैं, एडमिशन कराते हैं। गरीब भी रहते हैं तो खेती बाड़ी के मकान रहता है, वो बेच के गिरवी रख के जी सर, अपने बच्चों का एडमिशन देते हैं और फीस देते हैं। जी 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 सर, मैंने खुद देखा हुआ है। बच्चे यहाँ पे आके हॉस्टल में या कॉलेज में हॉस्टल वाला मिला, कॉलेज का तो ठीक है, वो प्राइवेट में जी वो लेते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, किसी के साथ लत में, किसी यार दोस्तों के साथ पड़ गए, जो एक गंदी चीज कर रहा है, जी स्मोक पी रहा है, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, अगर वो उसके साथ में अगर जुड़ गया तो समझ लो कि एक बार एक आया, फिर 2 बढ़े, फिर 3 बढ़े, ऐसे बढ़ते बढ़ते लोग बढ़ जाते हैं। जी सर, तो माँ बाप तो ये सोचते हैं ना कि हमारा बच्चा पढ़ने गया है, और ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छा आदमी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा। अरे सब आदमी ये सोचता है कि हमारा, चाहे वो हमारी लड़की हो, चाहे हमारा लड़का हो, चाहे हमारा भाई हो, वो यही सोचते हैं कि हमारा जो पढ़ने गया है और वो पढ़ लिख के एक अच्छा आदमी बनेगा। जब उसको मालूम होता है, जब लड़का लड़की अपने फादर से, मदर से, माँ बाप से, जब वहाँ से अपने घर से पैसा ख़त्म हो गया है, आप पैसा भेजो, जी पर माँ बाप सोचते हैं कि नहीं, जब ये पैसा मंगा रहे हैं तो कोई कमी होगी तो पैसा भेज देते हैं। पर उनको ये नहीं मालूम रहता कि वो लड़का और लड़की जी, किस चीज़ में पैसा हाँ, झूठ बोल लगा बोल रहे कर, हैं, हाँ और झूठ बोल के पैसा मंगा रहे हैं। कई होटलों में देखिए आप वो करते हैं, पार्टी करते हैं, जी सर, वहाँ बैठ के नशाखोरी करते, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं। ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि माँ बाप जो अगर हॉस्टल में डालते हैं तो माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि आके लड़का लड़की का कोई बात हो तो आके उस कॉलेज में, हॉस्टल में पता करना चाहिए कि हमारा लड़का सही तरीके से पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, हॉस्टल में कितने बार आता है, कितने बार जाता है, यहाँ पे रहता है कि नहीं रहता है, ज़्यादा बार गोल रहता है। जी सर, तो ऐसे माँ बाप का भी फर्ज बनता है, पर उससे ज़्यादा फर्ज लड़के का बनता है, लड़के को बनता है कि उनके माँ बाप भेजते हैं हमें यहाँ पढ़ाई के लिए, सर एक बड़े विश्वास उम्मीद के रहता साथ, है, उम्मीद लेकिन के साथ भेजते हैं, विश्वास के साथ भेजते हैं। संगत का असर होता जब है। संगत का असर पड़ जाता है गलत, जी सर, तो फिर बहुत दिक्कत होती है, तो माँ बाप रोते हैं। फिर माँ बाप सर रोते हैं, इसलिए रोते हैं कि हमने भेजा था पढ़ाई के लिए, हमारा
बूढ़े का सहारा बनेगा, जी सर। बूढ़े का सहारा बनेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, क्योंकि हम उसके लिए जो जमीन जायदाद थी वो बेच दिए उसके पढ़ाई के लिए, फीस जमा करने के लिए। पर आज तुम्हारी सरकार भी फीस दे रही है, पर जब वो लड़के पढ़ नहीं पाते और चुपचाप सीधा वही नशेखोरी करते रहते हैं, जब अपने घर पहुंचते हैं जी तो सर। माँ बाप को बहुत दुख होता है, बहुत रोते हैं कि आज हमने देखो अपने बच्चों को सब कुछ बेच बाच के इनको पढ़ाया लिखाया, पर हमारे बच्चा कुछ नहीं पढ़ पाया, और उल्टा माँ बाप का सहारा लड़के बनते हैं। जी, ये एक्चुअल में फैक्ट है। कई माँ बाप ऐसे हैं जो आज के डेट में जिन्हें बच्चों का प्यार और सहारा मिलना चाहिए था, नहीं आज मिलता ना। वापस से उन्हें वो ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। सर ये आपका राजनीतिक करियर था। मैं आपसे एक जानना चाहूँगी कि आपका पारिवारिक जीवन भी है, उसमें आप कैसे मैनेज करते हैं अपना इतना समय और सारी चीज़ें? देखिए, हम लोग 4 भाई थे, अब 3 भाई हमारे स्वर्गवास हो गए। हमारे 13 भतीजे हैं। 13 भतीजे?